नमस्ते। आज हम एक ऐसे तत्व की दुनिया में चलेंगे जो सच कहूं तो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उस पर अक्सर ध्यान ही नहीं देते। ये जीवन का आधार है, पर फिर भी इसके कई राज हैं। तो चलिए कार्बन की इसी अनदेखी दुनिया को जानते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। हीरो में, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, और हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में आखिर कॉमन क्या है? कभी सोचा है? इन सब का जवाब सिर्फ एक तत्व है, कार्बन। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की, जीवन का तत्व। इसे पीरियोडिक टेबल का सोशल बटरफ्लाई भी कहा जाता है। बड़ा दिलचस्प नाम है ना? चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। और इसके लिए हमें बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर जाना होगा, ये समझने के लिए कि कार्बन इतना खास क्यों है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। हाँ, बस 6। और इसकी ये जो सरल सी एटॉमिक बनावट है ना, असल में वही इसकी सारी जटिलता की चाबी है। यही वो चीज़ है जो इसे सभी जैविक पदार्थों का और इस धरती पर जीवन का एक तरह से फाउंडेशन बनाती है। और ये सच में कमाल की बात है। कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं, जो बिल्कुल एक यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह काम करते हैं। यही इसे इतनी शक्ति देते हैं कि वो जीवन की बड़ी बड़ी जटिल संरचनाएं बना सके। लंबी चेन और कॉम्प्लेक्स रिंग्स सोचकर देखिए, लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यही तो रीढ़ की हड्डी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बन का आकार। मतलब अब हम जानते हैं कि कार्बन जुड़ता कैसे है, पर अब ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे सिर्फ परमाणुओं की व्यवस्था बदलने से पूरी की पूरी चीज़ ही बदल जाती है। और इससे पहले कि हम कुछ हैरान करने वाले उदाहरण देखें, एक ज़रूरी शब्द समझ लेते हैं, अपरूप या एलोट्रोप्स। इसका मतलब बस इतना सा है कि ये एक ही तत्व के अलग अलग भौतिक रूप होते हैं। परमाणु तो बिल्कुल वही हैं, कार्बन के ही हैं, पर उनके जुड़ने का तरीका, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हीरा बनाम ग्रेफाइट। दोनों ही शुद्ध कार्बन है, लेकिन जरा फर्क देखिए। एक तरफ है हीरा, जहां हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे परमाणुओं से एक मजबूत 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा है। इसी वजह से ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जहां कार्बन परमाणु सपाट परतों में होते हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकती है। इसीलिए ये इतना नरम और चिकना होता है। देखा, संरचना में थोड़ा सा बदलाव और सब कुछ बदल गया। तो अब चलिए परमाणु के स्तर से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे ग्रह के पैमाने पर आते हैं। अब हम बात करेंगे महान कार्बन चक्र की, यानी कार्बन का सफर वायुमंडल से जमीन तक और फिर वापस। और ये प्रक्रिया ना अपनी सादगी में बहुत खूबसूरत है। सोचिए, पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं, और उसके बाद सांस लेने और डीकंपोज होने की प्रक्रिया से दोनों ही कार्बन को वापस छोड़ देते हैं। ये प्रकृति का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है बिल्कुल। लेकिन कहानी इतनी सरल भी नहीं है। इसमें और भी परतें हैं। कार्बन पौधों की जड़ों से सांस लेने, मिट्टी के जीवों द्वारा डिकम्पोज होने और यहाँ तक कि जीवाश्म ईंधन के बनने से भी चक्रित होता रहता है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है, जहाँ कार्बन लगातार एक रूप से दूसरे में बदलता रहता है और घूमता रहता है। तो इस सब का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? ये कि कार्बन कभी नष्ट नहीं होता, ये कभी खोता नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे बार बार रिसाइकिल किया जाता है। जीवित चीजों, हवा, महासागरों और पृथ्वी के बीच कार्बन एक न खत्म होने वाले सफर पर है। चलिए अब इस बड़े से चक्र से वापस जूम इन करते हैं और मिट्टी के अंदर छिपा एक गुप्त नुस्खा देखते हैं। एक ऐसी जरूरी प्रक्रिया जो हमारी आंखों से दूर, ठीक हमारे पैरों के नीचे चल रही है। ये सब कुछ निर्भर करता है CN अनुपात पर, यानी कार्बन से नाइट्रोजन अनुपात। ऐसा समझिए कि ये मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे रोगाणु हैं ना, उनका डाइट प्लान है। यही तय करता है कि वो कितनी तेजी से और कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। डिकॉम्पोजिशन के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीट्रिक है। और इस अनुपात में कितना ज्यादा फर्क हो सकता है, ये देखिए। एक तरफ है लकड़ी का बुरादा, जिसका अनुपात है 400 से 1, और दूसरी तरफ है स्थिर ह्यूमस, जिसका अनुपात सिर्फ 10 से 1 है। इससे साफ पता चलता है कि रोगाणुओं को कुछ सामग्रियों पर दूसरों के मुकाबले कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना ज्यादा कार्बन प्रोसेस करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जब
लकड़ी के बुरादे जैसी उच्च कार्बन चीज को मिट्टी में डाला जाता है तो होता क्या है? तो होता ये है कि रोगाणुओं के लिए तो जैसे पार्टी शुरू हो जाती है। वो इस कार्बन की दावत पर टूट पड़ते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस सारी ऊर्जा को प्रोसेस करने के लिए उन्हें चाहिए होता है नाइट्रोजन, जिसे वो मिट्टी से खींच लेते हैं। इससे मिट्टी का नाइट्रोजन उन रोगाणुओं के अंदर लॉक हो जाता है। फिर जब सारा कार्बन खत्म हो जाता है, तब ये रोगाणु मर जाते हैं और उस कीमती नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो अब वक्त है जीवन के इन अनदेखे इंजीनियरों से मिलने का। आखिर ये हैं कौन, ये मेहनती कार्यकर्ता? चलिए मिट्टी के इन रोगाणुओं से मिलते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो इस टीम के दो मुख्य खिलाड़ी हैं, बैक्टीरिया और कवक। ये जो तस्वीरें हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई हैं, जो हमें इनकी दुनिया की एक झलक दे रही हैं। देखिए, एक तरफ हैं ये रॉड के आकार के बैक्टीरिया और दूसरी तरफ ये धागे जैसे कवक। काम तो दोनों का डिकॉम्पोजिशन ही है, पर दोनों की विशेषज्ञता अलग अलग है। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए इनका C/N अनुपात कम होता है। वहीं दूसरी तरफ कवक अपने धागे जैसे शरीर से लकड़ी जैसी सख्त चीजों को तोड़ने में माहिर होते हैं और अक्सर अम्लीय मिट्टी में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। और एक बहुत ही मजेदार बात, कभी ताजी जुताई वाली जमीन से आने वाली सोंधी सोंधी खुशबू महसूस की है? वो खुशबू असल में एक्टिनोमाइसिटीज नाम के रोगाणुओं के काम करने की महक होती है। कमाल है ना? हालांकि टीम में सिर्फ बैक्टीरिया और कवक ही नहीं है। इस समुदाय के और भी बहुत से सदस्य हैं, जैसे कि ये शैवाल। ये सब मिलकर एक जटिल अदृश्य जाल बनाते हैं जो हमारे पैरों के नीचे जीवन को बनाए रखता है। तो एक छोटे से परमाणु की संरचना से लेकर नन्हे नन्हे रोगाणुओं से चलने वाले एक पूरे वैश्विक चक्र तक हमने देखा कि कैसे कार्बन हर चीज को आपस में जोड़ता है। ये सच में जीवन का और हमारी पूरी दुनिया का असली निर्माण खंड है। कार्बन परम पुनर्चक्रक। ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। इस प्राचीन और जरूरी चक्र में हम इंसानों की भूमिका आखिर क्या है? ये एक सोचने वाली बात है। इस जानकारी भरे सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।